हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड थ्योरी बताई थी, जिसमें मैंने बताया कि भाई अगर ड्यू टू एनी रीज़न एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशंस होता है, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, वट एवर रीज़न के ऊपर नहीं जाना, अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में फर्म की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पार्टनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सभी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करें। ठीक है, तो उसमें जितना भी पॉसिबल हो सभी लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाए। ठीक, तो जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से अकाउंट आप बनाते हैं। तो देखो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अकाउंट्स रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसी भी एक पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन से रिलेटेड अकाउंट। देखो बेटा, जब किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, तो उस केस में जैसा कि मैंने बताया कि फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज मच एज पॉसिबल अपनी सभी लाइबिलिटीज को पे करे और अपने सभी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने के लिए फर्म को कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो देखो, डिसोल्यूशन के केस में जो अकाउंट आपको बनाने हैं उसमें आपको फर्स्ट अकाउंट बनाना है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड अकाउंट आपको जो बनाना है वो बनाना है पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड अकाउंट आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ अकाउंट आपको बनाना है कैश या फिर बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। देखो, दीज फोर अकाउंट्स आर टू बी मेड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, देखो जैसे मैंने चार अकाउंट बनाए। पहला बताया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन वर्ड ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन को एक समझते हैं, और बहुत बार ये देखा गया है इवन अप टू दिसंबर, अप टू जनवरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन पूछा जाता है, रियलाइजेशन बनाते हैं, रिवैल्यूएशन। दोनों में डिफरेंस समझ लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट केवल एसेट्स और लायबिलिटीज के प्राइस में होने वाले चेंजेस को शो करने के लिए दिखाया जाता है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के डिसोल्यूशन के केस में बनाया जाता है टू मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। ठीक, तो देखो एक अकाउंट बनाया जाएगा रियलाइजेशन, सेकंड पार्टनर्स लोन। ये अकाउंट जरूरी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो ये अकाउंट बनेगा, अदरवाइज नहीं भी बनेगा। थर्ड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और फोर्थ अकाउंट बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। ठीक, अब हम इन चारों अकाउंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पास डिसोल्यूशन के केस में जो फर्स्ट अकाउंट बनता है वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता। ये क्या होता है? देखो, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन जैसे कि मैंने बताया कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म टू मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। यानी कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी एसेट्स को रियलाइज करे, उससे पैसा ले और उस पैसे से फर्म की एज मच एज पॉसिबल सभी लायबिलिटीज को भुगतान करे, पेमेंट करे। ठीक है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म। तो क्या होता है कि एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटीज से पैसा लेने, लायबिलिटीज को भुगतान करने के लिए, पेमेंट करने के लिए दिस अकाउंट इज प्रीपेड, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अब ये अकाउंट कैसे बनाया जाता है? देखो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, एक रफली इसका फॉर्मेट लिया जा रहा है आपके सामने। सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars
एंड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक। ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, सिंपल फॉर्मेट है। अब आपको क्या करना है, देखो फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना चाहती है। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, हमारे पास जितनी भी एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज दी गई है, ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी क्लोज, इन सभी को आपको क्लोज करना है, ठीक है, इन सभी को खत्म करना है। क्योंकि जब फर्म कंटिन्यू नहीं है, फर्म बंद हो रही है, तो आप किसी भी अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो रियलाइजेशन के प्रोसेस को समझ लो। अगर ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ जाता है तो इस चैप्टर में से नियर बाई 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सिंपली ये बहुत सिंपल है, 100% हर एक बच्चा इसमें से पूरे नंबर ले सकता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस है, दूसरा कोई स्टेप नहीं है। देखो सबसे पहले आपके पास अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है। फर्म डिसॉल्व हो रही है तो ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन आपको फर्म की बैलेंस शीट गिवन होगी। आपको क्या करना है, जैसे बैलेंस शीट में आपके पास इस साइड होती है एसेट्स, इधर होती है कैपिटल और लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटी। आपके पास जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स बैलेंस शीट में दी गई है, उन सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दो, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, कैश बैलेंस को छोड़ देना, बैंक बैलेंस को छोड़ देना। क्योंकि उन दोनों के लिए मैंने आपको फोर्थ नंबर का अकाउंट कौन सा बताया है, कैश और बैंक अकाउंट। तो अगर एसेट साइड में कैश और बैंक का बैलेंस दिया गया है, वो तो चला जाएगा कैश या बैंक अकाउंट में। उसके बाद अगर कोई P&L का बैलेंस दिया हो, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में दे रखा है, तो वो बैलेंस कहां पे चला जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। कोई फिक्टिशियस एसेट्स दे रखी है, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है या कोई भी अदर फिक्टिशियस एसेट्स दे रखी है, तो वो भी छोड़ देना, क्योंकि वो भी कहां चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करो एट देयर बुक वैल्यू। अब यहां पे भी एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब, अगर मान लो हमारे पास यहां पे एसेट साइड में डेटर दिखा रखा है 1 लाख का, उसके ऊपर लेस कर रखा है प्रोविजन, प्रोविजन 10,000, तो डेटर का बैलेंस कितना होगा, 90, ठीक है। अब आप इस डेटर को रियलाइजेशन अकाउंट में किस अमाउंट पे ट्रांसफर करोगे, 1 लाख पे ट्रांसफर करोगे। उसकी ओरिजिनल वैल्यू डेटर की कितनी है, 1 लाख है, ना कि 90,000। क्योंकि फर्म डिसॉल्व होने जा रही है, तो डिसोल्यूशन के केस में हमारी एसेट्स एक्चुअल में जितने की उतने की ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद उनसे कितना पैसा मिलता है वो क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी, जितनी भी एसेट्स है, ठीक है, कैश को, बैंक को, P&L को और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर उन सबको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करो एट देयर बुक वैल्यू। तो यहां पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। अब यहां पे बाय नेम दिखाना है, बाय नेम एट बुक वैल्यू, ब्रैकेट में लिख रहा हूं बाय नेम एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L एंड फिक्टिशियस एसेट्स, एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इन सब को छोड़कर जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करो और बाय नेम दिखाना है। बाय नेम मींस जैसे यहाँ पे स्टॉक है, डेटर है, बिल्डिंग है, मशीन है, तो यहाँ पे भी टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू मशीन, ठीक है, बाय नेम दिखाना है, ठीक। अच्छा, अगर एसेट्स के ऊपर कोई प्रोविजन है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करो बाय प्रोविजन ऑन एसेट्स, ठीक है, वो इधर है।
क्लियर? ये पहला स्टेप हो गया। आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स के बैलेंस थे वो सारे रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। अब रियलाइजेशन में अगर हमने उनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन सभी एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो गए। आपकी एंट्री हो गई रियलाइजेशन टू मशीन, रियलाइजेशन टू स्टॉक, रियलाइजेशन टू फर्नीचर। फर्नीचर या जितनी भी एसेट्स हैं उन सबका होता है डेबिट बैलेंस। आपने रियलाइजेशन को कर दिया डेबिट, एसेट्स को कर दिया क्रेडिट, एसेट्स का अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक, इसी प्रकार पहला काम था एसेट्स को ट्रांसफर करना। अब लायबिलिटी साइड में जाओ। लायबिलिटी साइड में अगर आपको कैपिटल दे रखी है उसके लिए बनाओ कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट पे जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके लिए मैंने बताया पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा। इसके अलावा अब जो भी थर्ड पार्टी पेबल लायबिलिटीज हैं, इवन एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे मैं एक चीज बताना भूल गया, अगर गुडविल एसेट साइड में दिखा रखी है तो उसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, बिकॉज इन केस ऑफ डिजुलेशन गुडविल कैन आल्सो बी सोल्ड आउट। तो अदर एसेट्स की तरह गुडविल को भी इधर ही ट्रांसफर करना है डिजुलेशन के केस में। ठीक, अच्छा, इधर जो थर्ड पार्टी पेबल लायबिलिटीज है जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन, ठीक है, इन सबको रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करो। इवन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, किसी पार्टनर का लोन है, ठीक है, तो वो लोन थर्ड पार्टी पेबल लायबिलिटी नहीं है क्योंकि पार्टनर फर्म से बिलोंग करता है, उसके लिए पार्टनर लोन अकाउंट होगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर के रिलेटिव का लोन है, भाई जैसे मान लो मैं फर्म का एक पार्टनर हूं और मेरी वाइफ ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो माय वाइफ विल बी कंसीडर ए थर्ड पार्टी फॉर द फर्म एंड दैट लोन विल बी ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। तो देखो अगर थर्ड पार्टी पेबल जितनी भी लायबिलिटीज हैं बाय थर्ड पार्टी पेबल लायबिलिटी, उन सबको इधर ट्रांसफर करो बाय नेम, जैसे बाय क्रेडिटर, बाय बैंक लोन, बाय एक्स वाइफ लोन, बाय वाइज ब्रदर लोन, बाय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड अब यहां पे ध्यान रखना, लायबिलिटी है उसको भी यहां पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक, पहला काम हो गया, एसेट्स का बैलेंस इधर ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी का बैलेंस इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक, अब आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस ट्रांसफर हो गए। अब आपका काम है एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज की पेमेंट करना। अब क्या होगा कि जो एसेट्स आपने ट्रांसफर की है, या अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, भाई मान लो कई बार क्या होता है कि कोई एसेट्स हमारे पास पड़ी होती है जिसको हमने बुक्स में नहीं दिखा रखा, लेकिन जब फर्म डिसॉल्व होती है, बंद होती है, तो उस एसेट्स को मार्केट में बेचा जाता है और उससे भी कुछ पैसा मिल जाए। अगर किसी भी एसेट्स को बेचकर कोई भी पैसा आपको मिलता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखाओ, यहां पे लिखेंगे बाय बैंक या कैश। अगर बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है तो बैंक लिख देना, कैश दे रखा है तो कैश लिख देना, अगर दोनों दे रखा है तो बैंक के थ्रू एंट्री करो बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड। भाई एसेट्स को बेचकर जो पैसा मिला, जैसे बाय एग्जांपल स्टॉक से 10,000 रुपए मिले, मशीन से आपको 20,000 रुपए मिले, फर्नीचर से आपको 40,000 रुपए मिले, तो जो भी अमाउंट आपको एसेट्स को बेचकर मिला है वो सारा यहां पे इनर कॉलम में। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, यानी कि कोई ऐसी एसेट्स है जिसको आपने अपनी बुक्स में नहीं दिखा रखा और उसको बेचने से आपको कोई पैसा मिलता है, तो वो अमाउंट भी आप यहां पे दिखाओगे और इन सब का टोटल करके आउटर कॉलम में, इन सब का टोटल आउटर कॉलम में आएगा। क्लियर? यह है एसेट्स को मार्केट में रियलाइज करना। अच्छा, क्या होता है, एक सिचुएशन और होती है, भाई मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई फर्नीचर है 10,000 रुपीज का, हमने अपनी बैलेंस शीट से फर्नीचर इधर ट्रांसफर किया था, अब हम उस एसेट्स को मार्केट में रियलाइज कर रहे हैं, उस फर्नीचर को मार्केट में बेचना चाहते हैं। ठीक है, मार्केट में उस फर्नीचर का प्राइस लगाया गया 6,000 रुपीज। ठीक है भाई, जब फर्म बंद होती है तो एसेट्स के बहुत कम प्राइस मिलते हैं, तो मार्केट में प्राइस उस फर्नीचर का लगाया गया 6,000। एक्स नाम का एक पार्टनर है,
वो कहता है भाई 6000 में मार्केट में किसी आउटर को बेचोगे, इससे अच्छा 6000 में तो ये फर्नीचर मुझे दे दो, भाई मेरे अकाउंट से काट लो या मुझसे कैश में ले लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो अगर किसी एसेट्स को कोई पार्टनर लेता है, कोई पार्टनर कहता है जी ये एसेट्स मुझे दे दो, तो उसको दे देंगे जितने भी अमाउंट में उसको दिया गया, ओरिजिनल वैल्यू नहीं, जितने में वो ले रहा है वो अमाउंट दिखाना है यहाँ पे। अगर पार्टनर ने लिया तो पार्टनर के नाम डाल दो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एसेट्स टेकन। भाई अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को लेता है तो उस पार्टनर के नाम लिख दो, नाम आएगा यहाँ पे। जैसे एक्स ने फर्नीचर को लिया तो बाई एक्स कैपिटल फर्नीचर, क्लियर, ठीक। एसेट्स का ट्रीटमेंट हो गया, भाई एसेट्स या तो बिकेगी या फिर उस एसेट्स को कोई पार्टनर ले रहा है, ठीक। अब आप पेमेंट करो लायबिलिटी को। अब इसके बाद आपके पास पैसा आ गया, आप पेमेंट करना स्टार्ट करोगे। जितने भी लायबिलिटीज है या जितने भी खर्चे उनको इधर पे करो, टू बैंक पेमेंट किसकी, भाई जैसे क्रेडिटर को आपने इतना पैसा दिया, क्रेडिटर्स को इतना, बैंक लोन को आपने इतना पैसा दिया, ठीक है। जो पेमेंट आप कर रहे हो, कई बार क्या होता है क्रेडिटर 50 के, फर्म डीजोल हो रही है 40 में सेटल होते हैं तो 40 पे करो, अगर उनको 60 पे करने पड़ रहे हैं तो 60 दिखाओ। जो अमाउंट आपने अपनी लायबिलिटीज को पे किया इट विल बी शोवन हियर, यहाँ पे वो अमाउंट दिखाया जाएगा। इसी प्रकार एक पेमेंट होती है रियलाइजेशन एक्सपेंस की। भाई फर्म आपकी डिजोल होनी जा रही है, जब फर्म को डिजोल किया जाता है तो उसके ऊपर कुछ खर्चे किए जाते हैं, डिजोलेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर फर्म ने पे किया है तो उसको भी इधर दिखाओगे, ठीक, यहां पे टोटल आएगा, क्लियर है बात। तो ये हमारे पास हो गए डिफरेंट पेमेंट्स, यहां पे आ गई डिफरेंट पेमेंट जो भी फर्म ने पे की। अच्छा, कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जिन लायबिलिटी को पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स की वाइफ का लोन था, एक्स फर्म का पार्टनर है, उसकी वाइफ ने हमारी फर्म को लोन दिया हुआ है, तो हमारे लिए थर्ड पार्टी आपने यहाँ ट्रांसफर किया था, आपने उसकी पेमेंट करनी है। अगर उसकी पेमेंट फर्म करती है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाइफ लोन। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी को पार्टनर ले लेता है। एक्स कहता है कि जी मेरी वाइफ ने लोन दिया हुआ है फर्म को, चलो मेरी वाइफ के लोन की पेमेंट मैं खुद कर दूंगा। भाई मेरी वाइफ ने फर्म को 10,000 का लोन दिया हुआ है, आप पैसा दोगे, इससे अच्छा उसको पेमेंट मैं अपने आप कर दूंगा। लेकिन अपने आप करने का मतलब ये नहीं कि फर्म का काम खत्म हो गया, नहीं, फर्म को वो पैसे किसको देने पड़ेंगे, एक्स को देने पड़ेंगे। तो अगर किसी भी एक्सपेंस की या किसी भी लायबिलिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई पर्टिकुलर पार्टनर लेता है तो वो पैसा हमें उस पार्टनर को देना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी टेकन। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी प्रकार की लायबिलिटी को, यानी कि चाहे वो अपनी वाइफ लोन की लायबिलिटी हो, चाहे वो किसी एक्सपेंस की लायबिलिटी को लेता हो, तो अगर कोई भी पार्टनर किसी भी लायबिलिटी को लेता है तो वो इधर, ठीक, ये हमारे पास लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होगा। अब इसके बाद दोनों साइड का टोटल किया जाएगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड जाता है तो इसका मतलब फर्म के पास प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड जाता है तो इसका मतलब फर्म के पास लॉस है। Whatever the amount of profit or loss will be distributed among the partner in their profit sharing ratio. अगर वो साइड ज्यादा है तो यहां पे लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर का नाम है एक्स और वाई, उनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर डेबिट साइड जाता है तो लॉस है और वो लॉस इधर बढ़ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस तरीके से
आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है टू मेक द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज फ्रॉम द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। भाई एसेट्स को बेचकर जो पैसा मिला है उनसे लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, ठीक है बेटा। ये एक सिंपल फॉर्मेट में मैंने बताया, जब हम इसका एक क्वेश्चन करके देख लेना 100% ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा प्रोसेस दोबारा से समझ लो, एक छोटे से पॉइंट पे बता रहा हूं, एसेट्स को इधर, लाइबिलिटीज को इधर। अगर कोई भी एसेट्स को बेचना इधर है, एसेट्स को पार्टनर ले तो इधर, लाइबिलिटीज की पेमेंट इधर, लाइबिलिटी को पार्टनर ले तो इधर, और लास्ट में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना। ये सिंपल सा प्रोसेस इसका है, ठीक है। एक तो छोटे छोटे पॉइंट है उनका ध्यान रखना। अगर आपने इस साइड में किसी लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया, ध्यान रखना प्रोविजन लाइबिलिटी नहीं होता, अगर जो भी थर्ड पार्टी पेबल लाइबिलिटीज हैं जिनको आपने यहां ट्रांसफर किया, ठीक है, एंश्योर कर लेना उन सभी की पेमेंट यहां पे हो जानी चाहिए, या तो वो पेमेंट हो जाए या उसको कोई पार्टनर ले ले। अगर कोई लाइबिलिटी यहां पे ट्रांसफर की है और उसकी पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो इट विल बी कंसीडर दैट द फुल अमाउंट इज पेड अगेंस्ट दैट लाइबिलिटी। यहां आपने क्रेडिटर ट्रांसफर किया है 10,000 का, उसकी पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो कुछ नहीं भी कह रखा तो आपको यह मानना है कि आपने उस क्रेडिटर को फुल अमाउंट पे किया है, और यहां पे टू बैंक में क्रेडिटर 10,000 दिखा दोगे, ठीक। दूसरी बात, अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिखा रखी है तो गुडविल को इधर ट्रांसफर करना है। गुडविल से अगर कोई पैसा मिलता है या पार्टनर लेता है तो लाइक ऑफ अदर एसेट्स उसको भी यहां दिखाना है, ठीक। अगर लाइबिलिटी के बारे में मैंने बताया कि अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो इट विल बी एज्यूम दैट द फुल अमाउंट इज पेड अगेंस्ट दैट लाइबिलिटी। लेकिन अगर किसी एसेट से पैसा मिला या नहीं मिला, उसको मार्केट में बेचा गया या नहीं बेचा गया, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो इट विल बी कंसीडर दैट नो अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम एसेट्स, और उस एसेट्स को यहां नहीं दिखाना। लाइबिलिटी को दिखाना है, एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो उस एसेट्स को आपको इग्नोर कर देना है, उससे कोई अमाउंट नहीं मिला, ठीक। बाकी एक दो क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस के रूप में करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से अकाउंट क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में केवल और केवल रियलाइजेशन अकाउंट है, बाकी के सारे अकाउंट बहुत सिंपल है, ठीक। उसके बाद दूसरा अकाउंट देखो, ये तो था हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड अकाउंट मैंने आपको बताया था पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखो बेटा डिजोल्यूशन के केस में सेकंड जो अकाउंट आपका होता है वो होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट का सेटलमेंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट यानी कि पार्टनर के लोन अकाउंट को सेटल्ड करना, उनकी पेमेंट करना। देखो मैंने जैसे कि बताया कि जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है तो इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटल ऑल द अकाउंट, टू क्लोज ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसलिए क्या होता है कि हम पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाते हैं। अच्छा, ये अकाउंट जरूरी नहीं है बनेगा, अगर बैलेंस शीट में किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो लोन अकाउंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। देखो लोन अकाउंट वैसे ही कैपिटल की तरह बनेगा। अगर मान लो केवल एक्स ने लोन दे रखा है तो पार्टनर लोन ना लिखकर एक्स लोन बना देंगे और एक ही कॉलम बनेगा, मतलब कि सिंपल इस तरीके से एक्स का लोन, ठीक। अगर एक से ज्यादा पार्टनर ने लोन दे रखा है, जैसे एक्स ने भी दे रखा है वाई ने भी, तो पार्टनर्स लोन वही दो दो कॉलम बन जाएंगे। पार्टिकुलर्स कैपिटल की तरह, पार्टिकुलर्स एक्स वाई, पार्टिकुलर्स एक्स वाई, ठीक। अब इस लोन अकाउंट में कुछ भी रामायण नहीं पढ़नी, बहुत सिंपल है। सबसे पहले लोन का बैलेंस, भाई जिस भी पार्टनर ने लोन दे रखा है उसका बैलेंस ट्रांसफर करो। अब आपको पता है लोन का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी का आइटम है, कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। तो यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो भी बैलेंस है वो बैलेंस यहां लिख देंगे। बैलेंस लिखने के बाद नाउ इट विल बी सेटल, आप उसकी पेमेंट करोगे तो यहां पे लिख दोगे टू बैंक, ठीक है, टू बैंक या टू कैश, सीधा। अगर कोई पार्टनर लोन के रिगार्डिंग एसेट्स लेता है तो उसका ट्रीटमेंट मैं जनरल में बताऊंगा। फिलहाल सिंपली नॉर्मली ये मान के चल रहे हैं कि पार्टनर के लोन की आपने पेमेंट कर दी तो टू बैंक या टू कैश, ये लोन अकाउंट हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लेते दो ही पार्टनर है एक्स और वाई, ज्यादा होंगे तो ज्यादा के नाम लिख देंगे। देखो कैपिटल अकाउंट सिंपल है, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं, जैसे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट में जो बैलेंस दे रखा है, उसके बाद अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह है तो बाई रिजर्व, अगर कोई भी रिजर्व है। इस साइड में कोई P&L का बैलेंस है या कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, वो कैपिटल में चला जाएगा। ये तो गए बैलेंस शीट के आइटम। बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो उसको पहले ही बता चुका हूं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, यहाँ कैपिटल में नहीं। पिछले चैप्टर में अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिखा रखी होती तो उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते, लेकिन डिजुलेशन के केस में नहीं करना। डिजुलेशन के केस में दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा रिजर्व वगैरह ट्रांसफर हो गए। अब आ जाओ आप लोग वही प्रोसेस अडॉप्ट करो। पिछले चैप्टर में पहले बैलेंस शीट के आइटम ट्रांसफर करते थे, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे रिवैल्यूएशन की जगह कौन सा अकाउंट बन रहा है, रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन के कौन से आइटम होते हैं जो कैपिटल में जाएंगे? एक आइटम होता है एसेट्स को लेना। अभी आपने रियलाइजेशन पढ़ा, जैसे एसेट्स यहाँ ट्रांसफर हो रखी है डेबिट साइड में, अगर किसी भी एसेट्स को पार्टनर लेता है तो उसे हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हो रहा है क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। वैसे भी अगर कोई पार्टनर एसेट्स को लेता है तो जितने में उसने एसेट्स को लिया वो पैसा उसकी कैपिटल से कटेगा, तो कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए डेबिट, तो यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एसेट्स टेकन। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को लेता है तो उसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखाना है। कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को लेता है तो यहां पे दिखाओ बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी टेकन, लायबिलिटी टेकन। ठीक है, उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी को लेने की एंट्री कर दी। अब करो रियलाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस की। प्रॉफिट है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल बाय रियलाइजेशन, प्रॉफिट की एंट्री। ठीक है, लॉस है तो इधर दिखाओगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आपकी फर्म में कोई भी लॉस है तो। क्लियर, ये प्रॉफिट और लॉस की बात होगी। ठीक, अब और कुछ नहीं आता। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग कैपिटल का लास्ट में क्या निकालते थे, बैलेंस निकालते थे। लेकिन यह बैलेंस नहीं निकालना, मैं आपको फिर बता रहा हूं। फर्म डिजोल्व हो रही है, वी हैव टू सेटल ऑल द अकाउंट, वी हैव टू क्लोज ऑल द अकाउंट। अब यहां पे पार्टनर की कैपिटल का जो भी बैलेंस निकल रहा है, जो भी बैलेंस है, आप उस बैलेंस को क्या करोगे, पे ऑफ कर दोगे। किसी भी पार्टनर की कैपिटल का जो भी बैलेंस है, आप उस बैलेंस की पेमेंट करो। अगर वो साइड ज्यादा है, इसका मतलब पार्टनर फर्म के पैसा मांगता है, आप उसको पेमेंट करोगे टू बैंक। और अगर ये साइड ज्यादा है तो इसका मतलब फर्म उस पार्टनर के पैसा मांगती है और उसकी पेमेंट करोगे, यहां पे लिखोगे बाय, उसे पेमेंट मंगवाओगे, यहां लिखोगे बाय बैंक, जिससे पैसा मंगवाना है। ठीक है, अगर पार्टनर की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब पार्टनर फर्म के पैसा मांगता है, ही विल बी पेड ऑफ। अगर उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब फर्म उस पार्टनर के पैसा मांगती है और उस पार्टनर से पैसा मंगवाया जाएगा। क्लियर, ये होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। 3 अकाउंट हो गए। उसके बाद फोर्थ अकाउंट आपका बनेगा कैश या बैंक। देखो कैश या बैंक में से एक अकाउंट बनना है। ठीक है, कैश या बैंक में से एक अकाउंट बनना है। अगर बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट, कैश दे रखा है तो कैश, और अगर दोनों दे रखे हैं तो बैंक अकाउंट। मेनली हम बैंक अकाउंट को ही प्रेफर करते हैं, बैंक अकाउंट। इसका भी फॉर्मेट सिंपल है, वही
particulars amount देखो बेटा, सबसे पहले बैंक का बैलेंस, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट आउट, जो भी बैलेंस एसेट साइड में दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद बैलेंस उतारने के बाद अगर कैश भी है क्वेश्चन में, तो हम ये मानते हैं कि जो कैश हमारे पास था दैट विल बी डिपॉजिट इनटू बैंक, और उसकी एंट्री हो जाती है बैंक टू कैश, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस भी यहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं, ठीक। अब उसके बाद फर्म के डिजोल्यूशन के केस में जहां जहां से पैसा आया, जिस भी जगह से पैसा आ रहा है वो सारा डेबिट में, जहां भी आपने पेमेंट की है वो सारा क्रेडिट में। जैसे एसेट्स को बेचकर पैसा आया है, तो यहाँ पे टू लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एसेट्स रियलाइज्ड। भाई पैसा कहां से आता है? एसेट्स को बेचकर आता है। या फिर किसी पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ गया, तो अगर आपके पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो आप उस पार्टनर से पैसा मंगवाओगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो, ठीक। तो ये तो हो गए पैसे के रिसोर्सेज। अच्छा, पेमेंट आपने किस किस चीज की है? जैसे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आपकी किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट है या एक्सपेंस की पेमेंट है जो आपने की है, ठीक है, वो यहां पे दिखाया जाएगा। इसी प्रकार आपने पार्टनर लोन की पेमेंट की है, तो यहां पे लिखोगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर आपने किसी पार्टनर के लोन की पेमेंट की है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपने पार्टनर कैपिटल की पेमेंट की है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी रिसिप्ट है वो सारी इधर, जो भी पेमेंट दे रखी है वो सारी इस साइड। क्लियर? लास्ट में आप टोटल करना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में टोटल करना। इस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट शुड बी इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा, 100% यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक समवेयर, कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक 100% हुई, ठीक है। तो ये इस चीज की इंश्योरिटी होती है कि आपका क्वेश्चन लगभग सही। क्लियर? तो देखो बेटा, ये आज हमने टॉपिक किया है अकाउंट्स रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एंट्री करवाएंगे, ठीक है। आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फील है या कोई टॉपिक कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, इमीडिएटली कॉल मी। अभी देखो इसमें हमने कुछ पॉइंटों को इग्नोर किया है, मिस किया है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस के ऊपर आते जाएंगे, इन्हीं को हम थोड़ा डिटेल में आगे स्टडी करते जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।